रविवार को अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में जाट जनचेतना व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता अलवर जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर ने की। इस दौरान जाट समाज के IAS और IPS अफसरों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम दोपहर करीब 12 बजे बाद शुरू हुआ। समस्त जाट सरदारी के इस आयोजन में जाट समाज की कई हस्तियों ने शिरकत की। इस दौरान जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर ने कहा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक उद्यमिता के साथ ही राष्ट्रीय जन चेतना जगाना है। उन्होंने कहा, समाज के हर व्यक्ति को अपने अपने स्तर पर समाज के लिए आगे आकर काम करना चाहिए। आज जाट जन चेतना के मुख्य अतिथि पूर्व गवर्नर आदरणीय सत्यपाल मलिक साहब, राजस्थान जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजाराम मील साहब, जाट महासभा के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर चौधरी जी, उनके साथ आए सभी साथी और रामकिशन पठान जी, राजेंद्र गणूरा जी, महेंद्र शास्त्री जी के बेटे मंजीत जी और दीपचंद खैरिया साहब चले गए, और मेरे सभी प्रधान, पार्षद, सभी सरपंच साहब, पंचायत समिति सदस्य, सभी चेयरमैन साहब और समाज के सरदारों। ये प्रोग्राम समाज की हमारे चौधरी चरण सिंह मंच है, जाट महासभा है, सभी के जो मैं ये कहना चाहता हूँ, राजाराम जी, आज मलिक साहब, जो जाटों ने जितने भी संगठन बना रखे अलग अलग, मैं आज इस मंच से कहता हूँ, दिल से कह रहा हूँ कि सब एक मंच पर रहेंगे। उनका एक अध्यक्ष हम चुनेंगे जो सारे संगठनों को साथ होगा। मन की पीड़ा है, चाहे तो बैनर बना लेते फलानी जाट महासभा, तिगड़ी जाट महासभा, जाट तो एक ही होता है। अब आज ये फैसला मन से कह रहा हूँ। इसके बाद प्रोग्राम के एक हम जिले का अपने बड़े बड़े संगठनों का प्रोग्राम रखेंगे और उसके अंदर ये तय करेंगे कि एक उनका कंट्रोलर उनका राजीनामा करा सके। इधर उधर भागते, मुंह सुझा लेते, नाराज हो जाते। मेरा आज का जो प्रोग्राम का उद्देश्य था, इसमें मेरे सभी सरपंच साथियों ने सहयोग किया है। सभी सरपंचों का प्रोग्राम है। 48 सरपंच जाट है साहब, 3 पार्षद है, 35 जिला पंचायत समिति सदस्य है, चेयरमैन है, सभी का सहयोग है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो सामने खड़के वाले सरदार जी बैठे हैं, ये हमारे समाज के सरपंच साहब हैं। ये हमारे जाट और जाट में कोई अंतर नहीं है। इलाके की वाइज है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। आज राजाराम जी, मलिक साहब, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ जी, मेरे मन में कभी राजनीतिक पीड़ा नहीं थी। मैं जब आदरणीय धर्मपाल जी इस दुनिया में नहीं रहे, जब उनकी जगह राजाराम जी ने मुझे अध्यक्ष बनाया, तो मैंने कहा साहब मेरी उम्र कम है, मैं अध्यक्ष बनना नहीं चाहता। मैंने चिट्ठी 5-7 दिन तक मेरे घर रखी रही चिट्ठी, साहब मेरी उम्र ही नहीं, मैं क्या समाज को दे पाऊंगा। उस चिट्ठी ने मेरे अंदर एकदम झकझोर दिया। और भंवर जितेंद्र सिंह जी ने मेरे को टेलीफोन किया कि आप चिट्ठी ले लीजिए, राजाराम जी चिट्ठी भेजी है और जो जिले में तेरा नाम चुना है, आप चिट्ठी ले लीजिए। आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के कहने से राजाराम जी की चिट्ठी मैंने स्वीकार की। और जब तक मैं अध्यक्ष रहा, मैंने किसी की बुराई, कम उम्र में मुझे अध्यक्ष 2005 में अध्यक्ष बना दिया था। मैं कोशिश करता रहा, एक दूसरा टांग खींचते रहे, ताकतवर समाज में लोग हट रहे। मैं आज विश्वास दिलाता हूँ, हमने 5 चीज रखी है। शैक्षिक चेतना, शिक्षा जरूरी है, बगैर शिक्षा कुछ भी नहीं है। दूसरी सामाजिक चेतना, समाज में संस्कार जरूरी है। चाहे वो बुजुर्ग आदमी, गरीब लोग क्या करते हैं, जिसके 4 छोरे उसको नमस्ते 2 बार करते, गरीब आदमी को नमस्ते करते भी शादी करते। संस्कार तब रहेंगे जब तक आप उसके सम्मान नहीं करोगे। ये गरीब गांव का कोई व्यक्ति जन्म लिया जाट समाज में, आपसे कितनी 2 दिन बड़ा उम्र, उसका सम्मान करो। सामाजिक चेतना जरूरी है। तीसरा पॉइंट है राजनीतिक चेतना। चुनाव के टाइम तुम किसी के बहकावे में जाते हो। मैं कभी आज तक मंचों पे नहीं कहा मुझे वोट दो। मैं कहता हूँ समाज का जो अच्छा व्यक्ति उसको वोट दो, समाज के लिए काम करे उसको वोट दो। उस तरह की राजनीति मैं कभी नहीं करूंगा कि मैं मेरे लिए वोट मांगूंगा। मुझे अच्छा लगा तो मुझे बात कर लेना। आज तक मंच पर मैं यही कहता हूँ कि काम करने वाला व्यक्ति, समाज के लिए समय देने वाला व्यक्ति
छात्रावास का अध्यक्ष भी वही बनाया जाए, समाज की प्रक्रिया का अध्यक्ष वो बने जो समाज के लिए समय दे सके। ऐसा मत सोचो उसका छोटा 4 लोग उसको तुम अध्यक्ष बना देते हो, तुम फलाने व्यक्ति जिसको समय नहीं उसको अध्यक्ष बना देते हो। आज छात्रावास का अध्यक्ष संपन्न व्यक्ति न बने जो समाज को समय दे सके, चाहे उसकी सैलरी तय कर लो, ऐसा व्यक्ति न बने जो समाज को समय ना दे सके, उसको कभी अध्यक्ष बनाने की बात मेरी राय है। आप सचेत हो करो, समाज को समय जरूरी है, समाज के लिए त्याग जरूरी है, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। चौथी बात है अपनी सांस्कृतिक चेतना, जो अपनी संस्कृति है, जो अपनी सभ्यता, अपना कल्चर है, जाट का पहनावा है, जो अपना खंडका है, उस संस्कृति को आप खत्म मत करो। जो बाप दादाओं की संस्कृति उसको जिंदा रखने के लिए राजनीतिक उद्योगिता, कारोबार के अंदर एक सेठ जी अपने भतीजा भाई भतीजा लेकर कारोबार करता है, तो अपने पड़ोसी को अपने भाई को काम नहीं देते हो। ये उद्योग कोई भी करता, 4 चीज अपने भाइयों को जोड़ो, काम सिखाओ, काम में जोड़ो। उद्योग में भी जाट समाज, रामनारायण चौधरी जी हैं, गंगानगर से आके भिवाड़ी में सेटल हुए, उन्होंने समाज के लिए शुरू में काम किया, बाद में व्यस्त हो गए। बार बार जब भी हम बुलाते हैं उनको बुलाते रहते हैं। राष्ट्रीय चेतना, जाट की पहचान, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मलिक साहब थोड़ा टाइम लूंगा मैं, कि मैं अभी सरपंचों का प्रोग्राम लेकर गया था, तो सरिस्का के अंदर हम करीबन 250 सरपंच थे, तो हमने वहां कैंटर की, तो मैंने उससे पूछा जो टाइगर दिखाता है, भाई तू हमें टाइगर कैसे दिखाएगा? बोला जी आप मेरे साथ आओ। तो हमने कहा पुलिस इलाके में टाइगर है, तो आपको कैसे पता चला? बोले जी मोर चिल्ला रहे, चीता भाग रहा है, हिरण दौड़ रहा है, नील गाय जा रही है। जब छोटे जानवर आवाज करने लग जाते हैं तो इस इलाके में चीता पाया जाता है। जो मुझे बड़ी खुशी हुई, वो गया पहचान अच्छी है आपकी, ट्रू कॉलर से नहीं होती। बोला जी ट्रू कॉलर नहीं, ट्रू कॉलर तो एक दो कई है, बाकियों में ट्रू कॉलर नहीं है। तो उसकी आवाज, छोटे जानवरों की आवाज सुन के हमने 3 टाइगर देखे, सभी सरपंचों ने। उस दिन मेरे दिमाग में एक बात आई कि जाट, अगर आज जिले में प्रोग्राम है, जिला चिल्लाट का, हमारे जाट का प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं है। जाट अपने आप में शेर है। बलबीर छिल्लर प्रोग्राम नहीं कर रहा, आपको जगाने के लिए प्रोग्राम कर रहा हूं। आप मुझे कह देते कि बलबीर छिल्लर जिला प्रमुख से निहाल कर दिया, आपका छात्रावास का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, चितकोट सागवान मीटिंग में बैठा, इस लड़ाई के कारण हमने समझौता कराया इनका, और कोर्ट से दोबारा प्लॉट बहाल करवा रहा हूं। ये सारंग साहब बैठे, रातों रात 2.5 पैडी को आपने एक कमिश्नर के प्लॉट को तोड़ दिया, सरपंच ने दस्त कर दिया। जाट छात्रावास को तोड़ने के लिए जेसीबी जा रही थी, रातों रात सारंग साहब का धन्यवाद देता हूं, एडीएम साहब का, रातों रात उस जिस खतरे में लकड़ी की रातों रात मोटिवेशन खोला, इसके लिए मैं सारंग साहब का धन्यवाद देता हूं। समाज के ऐसे अफसर होने चाहिए जो रात को भी समाज के लिए काम करे। इसको पता है छात्रावास टूट रहा था, 5 लोगों को, 6 लोगों को, तुम्हें नहीं पता। सारंग साहब बैठे, मन से बात मैं नहीं कह सकता था, पर कहनी पड़ेगी। मैंने कहा सारंग साहब ये तो खसरा नंबर कब्जा हमारा टूटेगा, उन्होंने कहा रातों रात उसी खसरा में अपना मोटिवेशन चला। ऐसे समाज में अफसर होने चाहिए, तब समाज चलता है। ये नहीं हो मेरी टांग खींचना, इधर उधर की बातें करने से कोई फायदा नहीं। आप समाज को जिंदा रखने के लिए वक्ता हमारे पास बुद्धवीर जी हैं, मलिक साहब हैं, इसलिए मैं पहले बोला हूं कि फिर बाद में सबका खाना नीचे चल रहा है, बाहर लाइन चल रही, लोग बाहर भी बैठे हैं। मैं तो हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करता हूं, मैं सपने ये तो जिस पद पर मुझे आप चुना हूं, देश आजाद होने के बावजूद चुनाव जीत के जाट जिला प्रमुख पहली बार बनाया। इसमें आपका सौभाग्य है, आपका मान है। अगर आपके नाम से मैं काम करता हूँ, आज जिले में मीडिया भाई बैठा है मेरे सामने, सारे पत्रकार बंधु बैठे हैं। एक भाई ब्लैक एंड व्हाइट पत्रकार मुझे कहने लगे जी आपका तो विवादों से नाता है। मैंने कहा मेरे डीएनए में झुकना पसंद नहीं, अगर कोई गलत आदमी जो किसी भी पद पर जाट का बख्शी जाए, मैं पद पे रहूं ना रहूं, पर अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा, तय कर रखा। अगर जिले में रहेगा आपका मान सम्मान नहीं और आपको नीचा दिखा दिया, तो आप कहेंगे मैं जाट थोड़ी घसकुदड़िया था। तो कभी मैं डीएनए को कमजोर नहीं करूंगा, आपको नीचा नहीं देखने दूंगा, कोई ऐसा गलत काम नहीं करूंगा जिससे समाज मेरे को कहे कि चिल्लर तेरी वजह से हुआ।
राजा राम जी बैठे किसान आंदोलन में, लोगों ने राजनीतिक जाट, आज पहलवान अपनी बच्चियां बैठी हैं, जाट बच्चियां पहलवान बैठी। आज अपन ये भी अपना मुद्दा है कि उन पहलवानों के लिए अपने संकल्प ले, एक दिन समय निकाले, समाज कहीं भी करता है उसका साथ देना अपना फर्ज बनता है। और एक मैं बात कह के, आखिरी बात कह के अपनी बात वाणी को विराम दूंगा कि हमने 3 मुद्दे और रखे हैं गांव के, जो गांव में जब मैं गया उन लोगों ने मुझे बताया। एक तो मृत्यु भोज को अपन बिल्कुल बंद करेंगे, कि कितना बड़ा अरबपति हो, एक गरीब हो, इस बात को सब समझ कर हाथ खड़ा करके बताएं। धन्यवाद साहब। दूसरा मुद्दा अपना क्या है, दहेज का। कोई भी उसका बेटा आईएएस हो, आईपीएस हो, इसलिए हमने आईएएस जो हमारे बच्चे हैं यूपीएससी के, उनको इसलिए बुलाया कि सबसे बड़ी पोस्ट ये पोस्ट होती है, इससे बड़ी अधिकारी पोस्ट नहीं होती है। उसी से हमने संकेत दिया है, कोई बच्चा अगर आईएएस आईपीएस बनता है तो ये कसम खा के जाए समाज के नाते कि वो दहेज नाम जो पति ने जो दहेज देगा उसकी बच्ची से शादी नहीं करेगा। दहेज से दूर रहना समर्थन है सबका। और तीसरी बात मेरी और सुन लीजिए आप, कि कसम ये खा के जानी पड़ेगी, जो ताऊ है, एक घर में 3 भाई हैं, छोटे भाई के बच्चे को ताऊ खिलाता है, फिर उसके भाई के बच्चों को गोदी खिलाता है, और जब उसकी शादी होती है तो उसको नोता नहीं देते हो। घर में भाइयों की दुश्मनी इतनी बढ़ चुकी है, पड़ोसी जी मेरा भाई को भाई नहीं बुलाना। ये कसम खाओ गांव वाले, जिस गांव से जितने भी लोग आए, कि ये गांव की कमेटी बनाओ और ये तय करो कि जो भाई को नहीं मिले उसकी शादी में हम चाहेंगे, सिर्फ एक दिन का राशन खराब होगा। ऐसा मैसेज आज मुझे याद है, महेंद्र शास्त्री जी ने अपने बाजा उजा बंद किया था बहुत पहले की बात। तब चला कुछ दिन बाद फिर पैसे वाले बीच में आ गए। तो ये 3 चीजें मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई को भाई से कितनी दुश्मनी हो, अरे खून का रिश्ता तो खून ही होता है, डीएनए तो हम यहाँ बैठे हैं। इस बात को समझो, घमंड 2 दिन का, किसी को नहीं पता कौन क्या कर लेगा। आपको समझना होगा, अपनी आत्मा को जगाओ। भाई बिस्तर में मारो और ये भाई रो रहा है बिस्तर में, अब उसकी शादी में पड़ोसी जी रहा है, उसको बुला भी रहे, एक दिन नहीं जीवोगे तो क्या हो जाएगा। इस बात के लिए समर्थन है तो सभी बताओ, इस बात को अपनाओगे, ये तय कर लो। झूठी हाँ मत करना, अगर किसी के मन में पाप है तो हाथ खड़ा बिल्कुल मत करना, ये मेरी रिक्वेस्ट आपसे। और जितने भी संगठन है समाज के, इकट्ठे होकर क्या, इस प्रोग्राम के बाद अगले महीने 15 जून को मैं भीमरानी, 15 जुलाई को भंडारा कर रहा हूँ। मेरा जन्मदिन भी है, जन्मदिन तो पता नहीं किस गली मोड़ में मना रहा हूँ, तो मेरे माँ बाप जानते पता नहीं। उस दिन मैं ये कहूँगा, ये जाट सरदारी से जितने भी संगठन बना रखे उनको एक साथ बिठाने का काम करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, मैं इसलिए पहले बोल रहा हूँ, 2 अतिथि आए, मलिक साहब, राजा राम जी, इनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बार बीच बोल बोलता हूँ कि जो जिन जाटों को हमने बुलाया था, सबको पूछकर तो हमने कार्ड में नाम लिखा था, सबका पूछकर कार्ड में नाम लिखा। मैं जिसने कहा जब मैं बिजी रहूंगा मैं नहीं, उसका हमने नाम नहीं लिखा। देने हम खुद गए थे नागौर तक, दिल्ली तक, सबने कहा, हुड्डा साहब ने कहा कि मेरा हेलीकॉप्टर की परमिशन नहीं मिल रही। तो मैं ये कहता हूँ उन समाज के नेताओं से भी कि मैंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी थी, इसको संगम का रूप देने की कोशिश की थी मैंने, वो लोग नहीं आए। राजनीति के अंदर उन लोगों का ध्यान रखो जो समाज का ध्यान नहीं रखते हैं। मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो जाओ, आपके सामने उदाहरण है मलिक साहब का। मलिक साहब गवर्नर होते हुए समाज की बात करी, इन्हीं बातों के साथ बाकी आप बैठ के करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद, जय भारत, राम राम साहब। कार्यक्रम में अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। अभिनंदन, स्वागत, किसान एकता, बहुत बहुत आभार। साफा बंधन का स्वागत, अभिनंदन आदरणीय मीर साहब का, जिन्होंने राजस्थान के जाट समाज को पिछले 25 वर्षों से नेतृत्व देकर
तौर पर शामिल हुए पूर्व राज्यपाल सत्यपाल ने कहा, आज समाज को जागृत करने की आवश्यकता है। समाज के युवाओं को आगे आकर हर क्षेत्र में अपना नाम आगे करना चाहिए। साथ ही उन्होंने इस मौके पर केंद्र सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। कार्यक्रम में राजस्थान जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष राजा राम मील, विधायक दीपचंद खैरिया, मंजीत चौधरी आदि ने भी संबोधित किया। जय श्री तेजाजी महाराज। ये जो महिला खिलाड़ियों की लड़ाई है, ये एक ऐसी जगह पहुंची हुई है कि जहां ये तय होगा कि जालिम मजबूत होता है कि उसके खिलाफ लड़ने वाला मजबूत होता है। मुझे नहीं लगता कि सरकार कुछ ऐसा करने वाली है जिससे उनके आंसू पूछे। मैंने उनको ये सजेशन दिया है कि अगर तुम्हारी बात ना मानी जाए तो तुम हमें 3-4 सिर्फ मीटिंग राजस्थान में दे दो। मुझे छिल्लर साहब दोबारा आना पड़ेगा, उन बच्चियों का एक कार्यक्रम यहाँ कराना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में सरकार की नस दबी हुई है। अगर राजस्थान में वो बच्चियां घूम गई, चूंकि मेरा बहुत घूमना होता है, मैं जानता हूं कि जिस दिन वो घसीटी जा रही थी 28 तारीख को जनपद पे, उस वक्त राजस्थान के हजारों परिवार में खाना नहीं बना था। तो जब राजस्थान के लोग उनकी सभाओं में आएंगे, भीड़ दिखाई देगी, तो दिल्ली एक हफ्ते में ची बोल जाएगी और उनकी बात मानेगी। बस वो एक बार तैयार हो जाने के लिए, पहले तो उन्होंने मुझे, तेजाजी संस्थान के लोग गए थे जयपुर से, उनको तारीख दे दी थी, लेकिन फिर बीच में वो बातचीत में फंस गई। तो अगर तारीख दे दी और वो आई, तो फिर एक बार आपको आना पड़ेगा अलवर के इस, मेरा तो ख्याल है उस वक्त छिल्लर जी खुले में आप सभा करिए, लोग आएंगे। लोग बहुत गुस्से में हैं उनके साथ, जो बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, और बहुत बहुत जबरदस्त रिएक्शन है लोगों में। सही बात तो ये है कि दिल्ली में जो सरकार आज है वो आपको मिटाने पे जुटी हुई है। उन्होंने एमएसपी नहीं लागू किया। जब ये किसान आंदोलन चल रहा था तो 700 लोग आपके मरे वहां। कुतिया भी मरती है तो प्रधानमंत्री के यहाँ से उसके लिए शोक संदेश जाता है, लेकिन 700 लोग मरे, किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं बहुत दुखी था। 10 दिन मैंने सोचा कि मैं गवर्नर हूँ, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। मैं अपना इस्तीफा जेब में रख के प्रधानमंत्री से मिलने चला गया और मैंने जाके कहा कि साहब ये 4 महीने हो गए थे, तब 4 महीने से पड़े हैं, आज तक इनसे कोई बातचीत नहीं हुई, कुछ बातचीत करके इसको निपटा दीजिए। उन्होंने लापरवाही से कहा नहीं सत्पाल भाई सब चले जाएंगे। तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मुझे लगा कि ये तो कुछ गांठ ही नहीं रहे। तो मैंने कहा साहब ऐसा है, आप इनको जानते नहीं, ये जो सिख भाई हैं इनके तो गुरु महाराज ने अपने 4 साहबजादे शहीद करा दिए थे, समझौता नहीं किया था। और जब ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ उसके बाद मिसेस गांधी ने 1 महीने तक अपने फार्म हाउस पे महामृत्युंजय का पाठ कराया था। अरुण नेहरू मेरे दोस्त थे, भतीजे थे उनके। उन्हें कहा बुआ आप तो ये सब नहीं मानती थी, कि नहीं तुम्हें पता नहीं, स्वर्ण मंदिर को जिसने भी छुआ है वो आज जिंदा नहीं है, ये मुझे मारेंगे और इसलिए मैं ये करा रही हूँ। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि जिससे लड़ो, और हमारे वाले ये तो कब्र उखाड़ के दाह संस्कार कर देते हैं। 6 महीने लाल किले में चढ़े रहते हैं और अब के तो दोनों इकट्ठा हो गए। तो जिससे लड़ो उसके बारे में जान लो कि वो कौन है। तो मेरी राय है कि आप बातचीत करके इसको हल कर दो। उस वक्त तो उनकी समझ में नहीं आया, लेकिन 2 महीने बाद माफी मांग के वो कानून वापस किए। लेकिन अब भी ताली बजाने लायक बात अभी नहीं हुई है। अभी भी जो एमएसपी है वो हमको नहीं दी जा रही, जबकि वादा किया था प्रधानमंत्री कोई देश का वादा करे उसका एक मतलब होता है।
कि हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे, लेकिन आज तक नहीं दिया और देंगे भी नहीं। उसकी वजह है कि वो जो अडानी है, और आपको मैं बिला खौफ ये कह रहा हूं, अगर प्रेस के लोग भी हों, अडानी का सारा रुपया प्रधानमंत्री का रुपया है। अडानी को चूंकि नुकसान होगा, अडानी ने गोदाम बना लिए हैं हरियाणा में, सस्ता अनाज खरीद के उन्होंने भर लिया है, जब महंगा हो जाएगा तो बेचेगा। अगर एमएसपी को कानूनी दर्जा मिल गया तो अडानी को नुकसान होगा, इसलिए मुझे लगता नहीं कि आसानी से देंगे। एक लड़ाई किसानों को और लड़नी पड़ेगी और जोर से लड़नी पड़ेगी। ये जो तस्वीरें यहां लगी हुई हैं, मैं इनमें देख रहा था, एक आप तरमीम करो, अगली बार से महाराजा रणजीत सिंह का भी फोटो उसमें लगाओ। देश में इतना ताकतवर राजा हुआ नहीं है कोई कि अंग्रेज भी डरता था उससे। एक बार महाराजा पटियाला की वाइफ का उनसे झगड़ा हो गया, वो उनकी रिश्तेदार थी रणजीत सिंह जी की, उसने चिट्ठी लिख दी कि आके हमारा फैसला करा दो। महाराजा रणजीत सिंह पूरी फौज लेके आ गए और पटियाला में डेरा डाल दिया। पटियाला के राजा ने डलहौजी से कहा कि साहब ये तो संधि थी अंग्रेजों के और उनके बीच में, महाराज के बीच में, कि सतलुज के उस तरफ ये नहीं जाएंगे, काबुल तक उन्हीं का राज रहेगा, और सतलुज के इस तरफ महाराज नहीं आएंगे। तो कहा कि साहब ये तो आक्रमण है। तो डलहौजी ने कहा भी मुझे लंदन में पूछना पड़ेगा, मैं क्या करूं। डलहौजी ने लंदन में पूछा कि इसी तरह से महाराजा रणजीत सिंह फौज के साथ पटियाला आ गए। तो लंदन वालों ने कहा कि चुप पड़े रहो, 10-5 दिन में खुद चला जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि इससे पंगा लेके जो राज है वो भी छिन जाए। हमें जानकारी है कि उसकी फौज तुमसे ज्यादा ताकतवर है। उसका एक जनरल था हरि सिंह नलवा, आज जो ये जिसको वजीरिस्तान बोलते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, इस पे कभी किसी का राज नहीं रहा। जिसके कब्जे में आ जाता था पठान उसको भगा देते थे। 7 साल गवर्नरशिप करी हरि सिंह नलवा ने, और इतनी ठुकाई करी पठानों की कि जो पठानी सूटे तभी चला था। हरि सिंह नलवा के सिपाहियों से बचने के लिए ये शलवार पहनने लगे थे, उनके सिपाही दिखते थे तो बुर्का डाल लेते थे। तो महाराजा रणजीत सिंह का चैप्टर हमारे इतिहास का बहुत शानदार चैप्टर है। बहुत ताकतवर आदमी था, उसने अपने जीवन में किसी को मृत्यु दंड नहीं दिया। सरदारों की तादाद पाकि पंजाब में उस वक्त सिर्फ 7% थी, सबको बराबर मानता था और अपने धर्म का इतना आदर करता था कि फौज लेके जब चलता था तो पहले हाथी पे गुरु ग्रंथ साहब रख के चलता था। एक बार एक मुसलमान लड़की थी, उसको अपने घर ले आया तो अकाल तख्त ने उनको नोटिस भेजा। और अकाल तख्त के लोग डरे हुए थे कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। हाथ जोड़ के अकाल तख्त के सामने हाजिर हुआ और कहा कि मेरी गलती है पर हो गई, अब तो माफ़ कर दो। तो अकाल तख्त ने उसको यही सज़ा दे के कि तू आ गया, यही काफ़ी है, छोड़ो, ख़त्म करते हैं। तो इस तरह का आदमी था। तो इसको भी अपने इतिहास में जोड़ो। दूसरे जो मैं असली बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि आपकी खेती को ख़त्म करने का डिज़ाइन है, वो तो आप ये 4 कानून लागू हो जाते तो ख़त्म हो ही जाती, वो तो अब रुक गया है। फिर फौज में आप चले जाते थे तो ये अग्निवीर ले आए जिसमें सिर्फ 4 साल की नौकरी होगी, ना कोई पेंशन होगी, ना कुछ होगा, और बच्चा क्यों मरेगा 4 साल के लिए गोली खा के। इसके अलावा कर्मचारियों की जो पेंशन योजना थी वो ख़त्म कर दी है, उसको भी लागू कराना पड़ेगा। हम लोग ताकत में आए तो हम पुरानी पेंशन योजना लागू कर देंगे। मैं मेरा ख्याल है ज़्यादा लंबा हो रहा हूँ, लेकिन आखिर में मैं ये कहूँगा कि जो पुलवामा का हमला था, कई लोग कहते हैं भाई गवर्नर साहब ने उस वक्त क्यों नहीं कहा, वो ठीक से पढ़ते नहीं अखबार। मैंने उसी दिन, मतलब हमला जिस दिन हुआ उसी दिन 1 घंटे के बाद 2 चैनल को इंटरव्यू दे दिया था कि इसमें हमारी सरकार की यानी बेसिकली होम मिनिस्ट्री की गलती रही, इनसे इन्होंने जहाज़ मांगे थे और इतना लंबा कारवां सड़क से नहीं ले जाया जाता है क्योंकि हमले की आशंका रहती है।
तो जहाज 4 महीने तक एप्लीकेशन पड़ी रही होम मिनिस्ट्री में और उनकी बात नहीं मानी गई, तब वो सड़क से चले। और कई चीज़ें रही उसमें। मैं गया था जब वो हमला हुआ जहाँ पे, उसमें 10 किलोमीटर के एरिया में 10 लिंक रोड जुड़ती थी। एक भी लिंक रोड के ऊपर, एक के ऊपर भी कोई मैनिंग नहीं थी, कोई जिप्सी नहीं थी, कोई रोक टोक वाला नहीं था। कोई आके घुस जाए, वो एक लड़का वो लेके मारुति वैन घुस गया, 40 जवान हमारे शहीद हो गए। मैं जब ये प्रधानमंत्री जी अपनी शूटिंग करा रहे थे एक विदेशी चैनल को, हमारा एक यूपी में बहुत, अब तो वो उसमें चला गया, उत्तराखंड में नेशनल कॉर्बेट पार्क है, उसमें करा रहे थे। तो उससे बाहर निकल के उन्होंने मुझे किसी होटल या ढाबे से फ़ोन किया कि सतपाल भाई क्या हुआ। मैं कहा साहब ऐसे ऐसे हुआ और हमारे 40 लोग मारे गए और मरे वो हमारी गलती से। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं चुप रहना, इस पर कुछ नहीं बोलना तुम। मैंने समझा शायद ये जांच करेंगे इसकी, उसकी कोई जांच नहीं हुई। तीसरे दिन उसको चुनाव का मुद्दा बना दिया और उन बच्चों की लाश पे चुनाव ये जीत के आए। मैं आपसे कहूँगा, अगर आप में जरा भी उन बच्चों के लिए हमदर्दी है तो इस बार के चुनाव में इस बात की इनको सज़ा दी जानी चाहिए कि या तो ये जांच कराएं और नहीं तो उनकी लाश के साथ ये भस्म हो जाए, इनको ख़त्म कर दें हम लोग। मैं बहुत लंबा हो गया और इस तरह की ज़रूरत भी नहीं थी। ये धारा 370 का जिक्र कर रहे हैं। धारा 370 ऐसी धारा थी कि उसके रहते हुए कश्मीरी लोग, जब हम लोग जाते थे तो हम लोगों को कहते थे हिंदुस्तान से आए, मतलब वो अपने को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानते थे, तो वो हटनी जरूरी थी। वो हटाते वक्त दिल्ली डरती थी कि पता नहीं क्या होगा। जब ये सुरसुराहट चली कि शायद हटेगी, तो महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया कि खून की नदियां बह जाएंगी। फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया कि तिरंगा पकड़ने वाला यहाँ नहीं मिलेगा अगर 370 हटाई। बल्कि वो तो इतनी दूर तक गए कि प्रधानमंत्री के पिताजी की भी हिम्मत नहीं है कि इसको छेड़ दे। मेरे से पूछा गया, मैंने कहा आप इसको हटाओ, मैं देखता हूँ। मैंने वहाँ काम कर रखा था लोगों में, मैंने लोगों को समझा रखा था कि ये नेता, इनके बच्चे तो लंदन में पढ़ते हैं, तुम्हारे बच्चे लड़के मर जाते हैं, कोई इनके लिए झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। और आप हैरत करोगे कि जिस दिन 370 हटी है, ये तीनों चीफ मिनिस्टर हम लोगों ने गिरफ्तार कर, नज़रबंदी करे थे, गिरफ्तार तो क्या, एक चिड़िया नहीं बोली और पूरे प्रोसेस में हमको एक गोली नहीं चलानी पड़ी, कोई इनके साथ खड़ा नहीं हुआ, सब भारत के साथ खड़े रहे। और दिल्ली में ये भी डर था कि कहीं पुलिस रिवोल्ट ना कर दे। मैं कश्मीर की पुलिस के लिए बहुत काम किया था और मैं उनकी तारीफ करूंगा कि ईद का मौका था, एक सिपाही ने भी छुट्टी नहीं मांगी उस दौरान में, सबने पुलिस लाइन में ईद मनाई। तो कोई बगावत दिल्ली के खिलाफ नहीं हुई और ठीक ठाक होकर 370 हट गई। अब मैं जब गोवा में था तो मेरा इंटरव्यू करने एक सुदर्शन टीवी वाला आ गया, बाकी चीज़ों पे बातचीत हुई गोवा के बारे में, लेकिन उसने ये लिख दिया इंटरव्यू में, ये कह दिया कि सतपाल मलिक जी जो 370 हटाने के लिए जिम्मेवार हैं, उनसे मैंने बातचीत की। अगले ही दिन मुझे प्रधानमंत्री ने खुद फ़ोन उठा के करा, अरे भाई फिर बोल दिया आप कश्मीर के बारे में। मैं कहा साहब मैं तो नहीं बोला। कहने नहीं, उसने ऐसे ऐसे बोला है। मैं कहा बोल दिया होगा, पर मैंने नहीं कहा ये कि मैंने हटाई। मैं तो यही कहूँगा आपने हटाई कि आज के बाद अगर कश्मीर पे कुछ बोलोगे तो मेरी तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी। ये शब्द थे प्रधानमंत्री के। मैंने कहा मैं कौन मरा जा रहा हूँ साहब मुलाकात के लिए, लेकिन मैंने बोला नहीं। खैर वो बात आई गई होगी, उनको एक रंजिश हो गई। वहाँ गोवा में बहुत करप्शन था, मैंने शिकायत की कि साहब ये चीफ मिनिस्टर की बीवी अलग पैसे मांगती है, चीफ मिनिस्टर अलग मांगता है, लोग तंग है, त्राही मची हुई है। तो उसे हटाने के बजाय मुझे ही हटा के मेघालय भेज दिया। मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और अब जो ताज़ा है, जो आखिरी बात कह रहा हूँ, मैंने वहाँ का ये बताया था कि 2 मामलों में 150 करोड़ रुपए की रिश्वत थी।
जो मैंने दोनों मामले कैंसिल कर दिए थे। उसमें मैंने नाम बताए, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी करा के उनकी जांच नहीं हो रही है, उनसे पूछताछ नहीं हो रही है। मेरे से 2 बार पूछताछ हो चुकी है और मेरे स्टाफ के सारे लोगों के फ़ोन लेके चले गए। 2 दिन उनसे पूछताछ की जम्मू में। मतलब कुल मिला के दुनिया में आपने सुना कि जो शिकायत करता है उसकी जांच होगी या जिसकी शिकायत हो रही है उसकी जांच होगी। और तलाश में ये थे कि मेरे यहाँ कुछ मिल जाए तो मुझे बंद कर दें, लेकिन मैं ये जो जाट चेतना है इसकी ताकत पे जिंदा हूँ। उनको पता है गलत तरीके से, हाँ मेरे में कोई कमी हो मुझे उठा के बंद कर दें, लेकिन मैंने जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया कि मुझे आप बंद करें। और अगर इन्होंने छेड़ा तो 4 स्टेट में है हम। छिल्लर साहब, आप जैसे नेताओं की सपोर्ट से 4 स्टेट में आग लग जाएगी, कुछ नहीं होगा। तो मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। आपसे हमें ताकत मिलती है लड़ने की, आपसे हिम्मत और हौसला मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए। और मैं फिर दोहराऊं, हाँ मैं असली बात तो भूल गया। महिला शिक्षा की बात कह रहे हैं, वैसे तो बहुत आपके यहाँ काफ़ी है महिला शिक्षा। और अभी जो हमारी लड़की आरएएस में आई है, इतना परिवर्तन हुआ है कि जो ठाकुर साहब उनके सामने हमारा दूल्हा घोड़ी पे नहीं बैठता था, वो भी हमारी आरएएस लड़की को देख के खड़ा हो जाता है हाथ जोड़ के और खम्मा गणी कहता है। तो महिला शिक्षा को बढ़ाई है। चूँकि महिला का सशक्तिकरण ना दहेज से है, ना उसके हस्बैंड की दौलत से है, ना उसके पिताजी की दौलत से है, उसकी एजुकेशन से है, और वो उसको आगे बढ़ाएगा। एक मैं और निवेदन करूं, मेरे मास्टर बैठे हैं 2-3 पीछे। अमेरिका की एक फॉरेन सेक्रेटरी थी कोंडालीजा राइस, दुबली पतली शक्ल, सूरत में निहायत साधारण, लेकिन लीबिया का जो तानाशाह था गद्दाफी, जब वो मारा गया और उसके दफ्तर को रेड किया विद्रोहियों ने, तो उसमें एक डायरी मिलती है। उसमें वो लिखता है कि मुझे बहुत आनंद आता है जब कोंडालीजा राइस, लिटिल कोंडी लिखा है उसको, चूंकि दुबली पतली थी, लिटिल कोंडी अरब शेखों को धमकाती है। वो अरब शेखों को अमेरिका की ताकत पे धमकाती थी और अमेरिका की ताकत उसको तालीम की वजह से मिली थी। तो तालीम इतनी बड़ी चीज़ है कि जिस बच्चों को ये दिला दोगे तो इनकी तरक्की, ये जो एक मैं गया अभी हाल में वहाँ हनुमानगढ़, चौधरियों ने मुझे कहा साहब 10-10 कमरे के एक आदमी है घर में, मकान 10 कमरे का बनाते हैं और बच्चों को तालीम में खर्चा नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों पे मत खर्चा करो, मृत्यु भोज पे मत करो, दहेज पे मत करो, मकान बनाने पे मत करो। मैं तो गवर्नर भी रह लिया, MP MLA भी रह लिया, अब भी दिल्ली में 2 कमरे के फ्लैट में किराए के में रह रहा हूँ। मकान कोई ताकत नहीं है, बल्कि मेरी ताकत है ये कि मेरे पे कुछ नहीं है। वो होता तो मैं नहीं लड़ पाता नरेंद्र मोदी से, मुझे फिक्स कर देते, ED भेज देते, इनकम टैक्स भेज देते। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक तो इन बच्चों की तालीम कराओ, और हाँ एक राजनीतिक बात भी बता रहे हैं ये जो अनाउंसर है, और वो मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ। ये हमारा दुर्भाग्य है कि राजस्थान में हमारा इतना नंबर है, इतनी वोट हैं, इतने हमारे MLA चुन के आते हैं, लेकिन आज तक आपका आदमी CM नहीं बना। वो इसलिए नहीं बना कि आपने एकता नहीं दिखाई। जब रामनिवास मिर्धा जी चुनाव लड़े CM का, तो उस वक्त वो 2 वोट से हारे और 4 जाट मेंबर्स ने वोट क्रॉस किया, दूसरी तरफ दिया। अगर वो दूसरी तरफ ना देते तो मिर्धा जी चीफ मिनिस्टर बन गए होते। तो एकता होगी तो बनोगे, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस बार हम ये संघर्ष करेंगे कि आपका चीफ मिनिस्टर बने। और जो कोई मांग हमारी नाजायज नहीं है, हमारी जायज मांग है। ये तो जो 77 में जो सरकार बनी थी, चरण सिंह जी उस वक्त चाहते थे कि कुंभाराम आर्य जी को
चीफ मिनिस्टर बना दें, लेकिन उसमें हमारे बड़े थे देवीलाल जी, वो कुश्तीकर्म कर गए अपने लिए, अपने पोते को एमएलए बनवाने के लिए उन्होंने भैरव सिंह जी से समझौता कर लिया, वरना उसी बार बन गया होता। इसके बाद तो इनमें फूट पड़ गई, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। अब अगर ये इकट्ठा रहेंगे तो आपका सीएम जरूर बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि मेरे पैरों में बहुत चोट है, ठीक हो जाएगी तब तक। मैं राजस्थान में घूमूंगा और सब जगह कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लोगों के टिकट हो। सारी पार्टियों में मेरी पहचान है और इसके बाद आपका आदमी चीफ मिनिस्टर बने। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज के हमारे वो हैं इसके रूहे रवां बलवीर छिल्लर जी, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतनी सजी सजाई महफिल दी, इतना बढ़िया कार्यक्रम किया और अभी शायद हम लोगों को खाना भी खिलवाएंगे। और मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि वो जब भी बुलाएंगे तो मैं और कोई आए ना आए, मैं जरूर आऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब। अभी